सब बच्चे ध्यान दें, जब किसी एल्काइल हैलाइड के ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल मिलाते हैं, जब किसी एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है, जब एल्काइल हैलाइड, जब सुन लीजिए इधर, जब एल्काइल हैलाइड के ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल मिलाते हैं तो NaX बाहर हो जाएगा, ये बन जाता है RR, मतलब ये एल्केन बन जाता है। खास बात, हायर एल्केन, कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं। जब किसी एल्काइल हैलाइड के ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल मिलाते हैं तो हायर एल्केन बनते हैं। जब किसी एल्काइल हैलाइड के ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल मिलाते हैं तो हायर एल्केन बनते हैं। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। सोडा लाइम मेथड, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम, सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। आप देखो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RH। कितने बच्चे रात वाली क्लास में नहीं थे? और कौन? क्यों नहीं हो पाया भाई? दूसरे मोबाइल से ट्राई करते हैं। मीटिंग आईडी पासवर्ड क्या डाला आपने? ये ना मोबाइल नंबर, दैट इज मीटिंग आईडी, पासवर्ड 23456। मैंने लिख के भी भेजा था व्हाट्सएप पर। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक, ध्यान दें, मैंने आपको फंडा बताया था, अगर आपको इथेन बनाना है तो आप लेंगे सोडियम एसीटेट या सोडियम पोटेशियम एसीटेट, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कुछ याद है क्या होगा? यहां से ऐसे ऐसे ब्रेक कर लो, 2CO2 और 2Na और 2Na, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कॉल पे। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड पर एल्केन्स बनते हैं। एक बार वुड्स रिएक्शन की लैंग्वेज बोल दो। जब एल्काइल हैलाइड की ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल मिलाते हैं तो हायर एल्केन्स बनते हैं। इसमें आपको पता है कार्बन का, वुड्स रिएक्शन में कार्बन इंक्रीज होते हैं, कल मैंने प्रॉपर समझा दिया। सोडा लाइम मेथड, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। खास बात, कार्बन डिक्रीज हो जाता है। और कल मैंने कॉल्बे से आपको इथेन, इथीन, इथाइन तीनों बनाना सिखाए थे और बहुत सिंपल तरीका फंडा बताया था, इथेन, इथीन, इथाइन, ASF। एसीटेट से इथेन बनेगा, सक्सिनेट से इथीन बनेगा और फ्यूमरेट से इथाइन। इतना कल हम कर चुके थे। अरमान जी क्लास अटेंड नहीं करी रात वाली? नहीं कर ही निकल आपने रात को? क्यों?
जरा ध्यान दें, कवर तो खैर मुझे पता है कैसी होती है, कवर तो आपकी वो मुझे सब पता है। बेटे बेटे ना, मुझे ना फेस रीडिंग करने की बीमारी है। फेस रीडिंग करने की बीमारी, तुम कितने पानी में हो, कितना क्या करो, सब मुझे पता रहता है, वो तो मैं इग्नोर मार देता हूँ। कॉल्बे रिएक्शन, जरा ध्यान दें, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो कॉल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, एग्जाम में आ सकता है। पहले तो कॉल्बे रिएक्शन ये है, अभी मैंने आपको लिख के दिखाई, हमें इसका मैकेनिज्म करना है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट कर लो। पहले बताओ, इक्वेशन याद है, पोटेशियम एसीटेट है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इथेन बनेगा, CO2 2K, और पोटेशियम आपको पता है पानी से रिएक्शन करके KOH और H2 बनाएगा। आपको एक पॉइंट याद आएगा, जो रिएक्शन सनलाइट में होती है, कुछ याद आ रहा है, सनलाइट में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होती है, उनका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल बेस्ड होता है, उनका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल बेस्ड होता है। बात समझ रहे हैं, उनका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल बेस्ड होता है। अब देखो जरा, ये तो इक्वेशन मैंने कर ही रखी है, अब इसका मैकेनिज्म देखो। सोडियम एसीटेट है, पहले टूट के क्या बनाएगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन, लिख के प्रैक्टिस करो पहला स्टेप। सोडियम एसीटेट टूट कर क्या देगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अब देखो आप, ये जो एसीटेट आयन एट एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, जो नेगेटिव आयन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। एक एसीटेट पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, दो एसीटेट पर दो इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और एसीटेट फ्री रेडिकल बना लेगा। जो इलेक्ट्रॉन फालतू था वो बाहर निकाल दिया। करें, एट एनोड जो एसीटेट आयन है, उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकाल देगा। बाद में जो डॉट लिखा हुआ मतलब फ्री रेडिकल। किसी के स्कूल में कराया मैकेनिज्म, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ही। आप देखिए जरा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, कोई नहीं ध्यान से देखो। अब आपके पास, अगर आप कोशिश करोगे ना, यही का ही टॉपिक तैयार, आपको लिखने का मौका दूंगा, आपको घर पे जाके रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये एसीटेट आयन में सोडियम आयन में टूट गया, एसीटेट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल दिया, अब ये बन गया एसीटेट फ्री रेडिकल। अब एसीटेट फ्री रेडिकल CO2 बाहर निकाल देगा, CO2 बाहर निकाल दिया तो बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। करिए, जो एसीटेट फ्री रेडिकल है उसने CO2 बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अभी जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स है, ये आपस में जोड़कर क्या बनाएंगे,
ध्यान रखना, फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है। मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, इथेन। यही तो बनाना था हमें, नोट करो। देखो कि क्या ये एक बार में याद हो सकता है। पहले एसीटेट आयन था, एसीटेट आयन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, एसीटेट फ्री रेडिकल, CO2 बाहर निकाला, मिथाइल फ्री रेडिकल, और मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर इथेन बना रहा है। एक बार नए पेज पे लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार नए पेज पे लिख के प्रैक्टिस करो, देख के कॉपी मत करना, एक बार रिवाइज करो फिर अपने आप लिखो। मानव जी अभी ज्वाइन करी क्लास आपने क्या? मानव जी क्लास आपने अभी ज्वाइन करी है क्या? सबसे पहले सोडियम एसीटेट है, सब बच्चे बताओ क्या होगा, सब बच्चे बताइए क्या होगा। सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन में, अब ये बताओ एसीटेट आयन, बोर्ड पर देखो कितना आसान काम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या बनेगा, एसीटेट फ्री रेडिकल। क्या होगा, 2 CO2 लूज कर देगा, क्या बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, 2 मिथाइल रेडिकल्स आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी बताइए क्या दिक्कत है, मानव जी बताइए क्या दिक्कत है इसमें। पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज खत्म करेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फिर CO2 बाहर निकाल के मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर इथेन बनाएगा। बोलिए बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, यहां तक की बात क्लियर। ये काम एनोड पर हो गया। अब आप देखो जरा, कैथोड पर कुछ नहीं है, आपको पता है H2O एक इलेक्ट्रॉन लेकर OH आयन और H फ्री रेडिकल, और H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे, H2। कुछ याद है ना, जो हमारी मेन इक्वेशन थी उसमें क्या क्या बना था, NaOH और H2 भी बना था ना। भाई जो इक्वेशन हुई है उसी का तो मैकेनिज्म कर रहे हैं। उसमें इथेन बना था, देखो क्या क्या बना था, इथेन बना था, चेक करो। कॉल्बे रिएक्शन में क्या क्या बना था, इथेन, CO2, NaOH और H2। मुझे ढूंढनी पड़ रही कौन सी वाली इक्वेशन कह रहा हूं भैया, मैं तो पहले ही बता रहा हूं, जरा सा लिंक टूटेगा ऑर्गेनिक में बर्दाश्त नहीं है किसी, पहले बता रहा हूं। कोई जादू नहीं कर सकता, मैं रिपीट कर सकता हूं, आती इक्वेशन रिपीट करिए आप देखो। ये मैंने बताई थी कॉल्बे, आप देखो जरा, इथेन बना था, CO2 बना था, 2Na बना था, और इसकी रिएक्शन पानी से NaOH बना था। तो बताओ क्या क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है, CO2 बन रहा है, NaOH बन रहा है, और तो मैकेनिज्म में तो यही बना के दिखाओगे।
मैकेनिज्म क्या है? जो रिएक्शन हो रही है कैसे हो रही है। मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई आपको अलग से प्रोडक्ट बना के दिखाने, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वही बना के दिखाने। अब आप देखो जरा, जरा देखो क्या क्या बन गया। आप देखो, CO2 बाहर निकल गया, सोडियम आयन बचा हुआ है, इथेन बन गया, और ये OH आयन, और ये सोडियम आयन क्या बन जाएगा? NaOH, और ये रहा H2। कितने बच्चे मैकेनिज्म कर लेंगे अगर एग्जाम में आ जाए? एक बार पूरा मैकेनिज्म दोबारा लिख के करो, एक बार ढंग से रिवाइज करो, फिर अपने आप करो। ढंग से रिवाइज करो और अपने आप करो। आप ये समझ लो 2 दिन में एल्केन खत्म हो जाएगा, 2 दिन में एल्कीन, 2 दिन में एल्काइन, 2 दिन में बेंजीन, और वो भी तब जब बहुत आपको याद करा करा के पढ़ा रहा हूं, वरना इतनी देर में तो ये आप सब टॉपिक कहां तक पहुंच जाएगा। जल्दी करो, लिख के प्रैक्टिस करो। कितने बच्चों को याद हो गया? देखो, कोशिश करोगे हाथ के याद होगा। वेरी गुड। हाँ जी, बताइए, हो गया? देख लो, कोई दिक्कत लग रही हो किसी को? एसीटेट आयन था, इलेक्ट्रॉन लूज करे, एसीटेट फ्री रेडिकल बना, CO2 लूज करा, मिथाइल फ्री रेडिकल बना, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथेन बना। फिर कैथोड पर H2O एक इलेक्ट्रॉन लेकर, आपको पता है OH आयन और H फ्री रेडिकल। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड पे जो चार्ज है और राइट साइड पे चार्ज किसी भी स्टेप में देख लो बराबर होगा। लेफ्ट और राइट पर जो चार्ज होगा वो इक्वली होगा, किसी भी स्टेप पे चेक करो, इससे गलती नहीं होगी। आप किसी भी स्टेप पे चेक करो, लेफ्ट और राइट पर, जैसे आप कैथोड वाला स्टेप देखो, H2O पे 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -1, टोटल चार्ज -1। अब उधर देखो, टोटल चार्ज -1। किसी भी स्टेप में चेक करें, और पूरी ऑर्गेनिक में, यहां नहीं, पूरी ऑर्गेनिक, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आप गलती करने से बच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जितनी जितनी बार लिखोगे उतना कंफर्टेबल। 2 बार मैंने यहां लिखवा दिया, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार टेस्ट में लिख के दिखा देना, हो गया टॉपिक पक्का। आप देखो जरा, आप इसमें एक बात का ध्यान रखना, इस रिएक्शन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। लिख लो, स्पेशल पॉइंट लिख लो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो ये कम से कम इथेन बनेगा।
मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है इथेन, इथीन, इथाइन, मैंने आपको बनाना सिखाया है। इथेन, इथीन, इथाइन, याद आएगा ASF। एसीटेट से इथेन बनेगा, सक्सिनेट से इथीन बनेगा, फ्यूमरेट से इथाइन बनेगा। ASF, इथेन, इथीन, इथाइन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिमाग में डाल रहा हूं कि गलती नहीं करोगे। ASF, इथेन, इथीन, इथाइन। एसीटेट से इथेन, सक्सिनेट से इथीन, फ्यूमरेट से इथाइन। और तरीका भी क्या बताया था, अगर 3 बॉन्ड वाला बनाना है तो लेफ्ट साइड पे 2 बॉन्ड बनाओ, 2 बॉन्ड वाला बनाना है तो लेफ्ट साइड पर 1 बॉन्ड बनाओ, अगर 1 बॉन्ड वाला बनाना है तो 0। कोई बच्चा क्लास में होगा तो एक बार में समझ में आएगा। अब जरा हेडिंग डाल लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, टेम्परेचर 200। HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, HI, जल्दी से लिख लो, HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, टेम्परेचर 200। HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। HI in presence of phosphorus, temperature 200 degree Celsius. देखो किस तरीके से याद करते हैं, मैंने कैसे लिखा, बोर्ड पर ध्यान से देखो, जिस तरीके से बता रहा हूं लॉन्ग टर्म याद होगा। HI in presence of phosphorus, temperature 200, ऐसे याद करो। ये 2 काम करता है। क्या काम करता है? ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे ये 2 काम करता है। क्या काम करता है? OH को तो H में कन्वर्ट कर देता है और CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। HI फॉस्फोरस, टेम्परेचर 200, 2 काम करता है। OH को तो H में कन्वर्ट करता है। सुनो, रुक जाओ, OH को, पहले मेरी बात सुनो। OH को H में कन्वर्ट करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। जब OH को H में कन्वर्ट करता है उस काम में 2 HI यूज होते हैं, और जब CO को CH2 में कन्वर्ट करता है तो इस काम में 4 HI यूज होते हैं। अब ऑब्वियसली जब 2 HI यूज होंगे तो I2 बाहर निकलेगा, और जब 4 HI यूज होंगे तो 2 I2 बाहर निकलेंगे, और पानी तो बाहर निकाल ही लोगे, एक पानी बाहर निकल। बताओ, सुनो, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो लैंग्वेज बोल रहा हूं। HI फॉस्फोरस, टेम्परेचर 200, क्या करता है? 2 काम करता है। क्या काम करता है? 2 काम। OH को H में, OH को H में, CO को CH2 में। जब OH को H में कन्वर्ट करता है तो 2 HI यूज होते हैं, और जब CO को CH2 में कन्वर्ट करता है 4 HI यूज होते हैं। जब 2 HI यूज होंगे तो I2 बाहर निकलेगा, और जब 4 HI यूज होंगे तो। और सुनो, कहने को 2 पॉइंट, BCO इक्वेशन है, BCO इक्वेशन। अगर इस तरीके से करोगे तो 20 इक्वेशन याद होंगी, रटोगे तो सिर्फ 2 ही याद होंगी। लिखो सब। HI in presence of phosphorus, temperature 200, 2 काम करता है। OH को H में कन्वर्ट करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। अब मैं स्कूल वाले हिसाब से कोर्स खत्म नहीं कर सकता ना, वैसे तो कोर्स जब चाहे खत्म कर लो। स्कूल में तो पता भी नहीं चला होगा कि कोर्स कहां गया, कौन सी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है। मैं जो करा रहा हूं कंप्लीट करा रहा हूं, मैं कोई स्किप नहीं कर रहा हूं, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं। जितना कंटेंट आपको, मैंने, अगर आप देखो, पहले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज भी करा दी,
आप लोगों ने मुझसे कहा नहीं, बट उसके क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए। अब कोई बच्चा करना चाहेगा तो कर सकता है, और फिर भी कोई दिक्कत हो बैच के बाद में रुक जाओ, बैच से पहले आ जाओ। मैं यहाँ बैच से पहले आके खड़ा हो जाता हूँ। जो बच्चे आते हो ना, पता होगा मैं यहाँ पे पहले खड़ा होता हूँ, बैच के बाद में भी खड़ा हूं। कोई भी दिक्कत है आप मुझसे टाइम ले लो। आप देखो जरा, वैसे इक्वेशन खुद कर सकते थे, देखना जरा। ओ एच की जगह क्या आ जाएगा? सारे बच्चे बोलो ओ एच की जगह एच, तो C2H6 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, साथ में I2 बन जाएगा। बताओ इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत लग रही है? अगर आपको मेरी बात याद है कि HI फास्फोरस टेम्परेचर 200 दो काम करेगा, OH की जगह H, CO की जगह CH। अब चाहे 20 इक्वेशन आ जाए, 50 इक्वेशन आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या इस इक्वेशन को जिसने ये इक्वेशन कंप्लीट कर दी वो परफेक्ट हो गया? जिसने ये कंप्लीट कर ली समझ लो दिमाग है तुम्हारे अंदर। आज चेक कर लो कि दिमाग है या नहीं, बिना बोले करना। कर दी? कितने बच्चों ने कर दी? मैंने कहा ना चेक करो दिमाग है या नहीं। सुनो, अगर ध्यान से देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं, सीओ भी है और OH भी है। सीओ को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 HI यूज होंगे, OH को H में कन्वर्ट करेंगे तो 2 HI यूज होंगे, कुल मिला के 6 HI यूज होंगे। अब बताओ CO की जगह CH2 और OH की जगह H, बताओ क्या बन जाएगा? और जब 6 HI है तो 3I2 बाहर निकल जाएगा और 2H2। दो O दिखाई दे रहे ना? कितने O दिख रहे हैं? 2 O, तो 2 पानी बाहर निकल जाएंगे। कितने बच्चों ने सही किया? देख लो आपके सामने। बताओ कोई नई बात तो नहीं हुई? CO की जगह CH2, OH की जगह H, CO के लिए 4 HI, OH के लिए 2 HI, कुल मिला के 6 HI। 2 O दिखाई दे रहे हैं तो 2 पानी बाहर निकल जाएंगे, I के 6 है तो 3I2 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपने मेरी बात याद कर ली, HI फास्फोरस टेम्परेचर 200 दो काम कर रहा है, OH की जगह H, CO की जगह CH2, OH की जगह H करने में 2 HI यूज होते हैं और CO की जगह CH2 करने में 4 HI यूज। आप करके दिखाओ। अब देखा है बच्चों वाले एग्जाम्पल है। कर दिया? CO की जगह CH2, 4 HI यूज हो गए। बोलो कितने बच्चों ने सही किया? वेरी गुड। अब बताओ ये कर दोगे? कितने भी करा लो, चाहे 50 एग्जाम्पल करा लो,
या 20 करा लो, दिमाग में कंसेप्ट से क्लियर होना चाहिए। करो इसे भी। कर दिया? बोलो। 3 काम होने, 2 तो CO कन्वर्ट होने और 1 OH। 4 और 4 8 और 2 10। 10 HI यूज होंगे। देख लीजिए कितने बच्चों ने सही किया। अरे बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई आपको? प्रॉपर्टीज है, पढ़ लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ लो कि घर पे जाके टाइम नहीं मिलता। Alkanes are almost non-polar molecules because of the covalent nature of CC and CH bond. CH bond almost non-polar रहता है, and due to very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen. कह रहे देखो, आपको पता है जब दो एलिमेंट्स है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत एक जैसी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच रहेगा। ये कह रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक जैसी है, तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ऑलमोस्ट नॉन पोलर। दे आर कलरलेस एंड स्मेललेस। पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। एक रूल होता है केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जाता है, आपको याद दिला दूं, जो जैसा होता है वो वैसे में डिसॉल्व होने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास के अंदर जो शैतान बच्चे होते हैं, वो क्लास में ढूंढते हैं कि कौन कौन शैतान है, वो उन्हीं के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने वालों के साथ दोस्ती करने की कोशिश। जो जैसा है वैसे में डिसॉल्व। जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होता है, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर। ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर कौन होते हैं? जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। जो पॉइंट लिखा ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब समझ में आ गया? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब जो जैसा होता है वैसे में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर में, पोलर पोलर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है, बॉलिंग पॉइंट। इस बॉलिंग पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लो। 4th पॉइंट जो है बॉलिंग पॉइंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। और ये बात भैया, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो कौन होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बॉलिंग पॉइंट पर आ जाओ। अब जरा सुनो, मैं आपको आगे तक के लिए बता रहा हूं बॉलिंग पॉइंट किन बातों पे डिपेंड करता है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये बात काम आएगी। सबसे पहला फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा। लिखो आप, बॉलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन
boiling point depends upon more molecular weight, more boiling point, more molecular weight, more boiling point. अगर जब बात सुनना, अगर molecular weight comparable है, if molecular weight comparable, then जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा. ये पॉइंट मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी बताए थे. इफ मॉलिकुलर वेट कंपेरेबल, इक्वल नहीं कह रहा हूं, कंपेरेबल, देन डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने स्ट्रॉन्गर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है. ठीक है. तीसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया. लार्ज सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर वनरेबल फोर्सेस और मोर बॉइलिंग पॉइंट. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, वनरेबल फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्गर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है. लार्ज सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर वनरेबल फोर्सेस, मोर बॉइलिंग पॉइंट. तीनों पॉइंट याद रखोगे. पहला फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तीसरा फैक्टर सरफेस एरिया, वनरेबल फोर्सेस. जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है आपके यहाँ, कंपेरेबल का मतलब समझ लो कि एक का 60, एक का 58, एक का 62, इस रेंज में. दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट. मतलब आसपास होने चाहिए. ठीक है, कंपेरेबल का मतलब. अब देखो जरा, अब जरा पॉइंट पढ़ना. फोर्थ पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट of different alkanes to show steady increase in boiling point with increase in molecular mass. दो लाइन क्लियर हो गई. कह रहे जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. शुरू की दो लाइन क्लियर. जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. क्लियर. फिर आगे चलते हैं. This is due to the fact that intermolecular van der Waals forces increase with increase of molecular size or surface area of the molecule. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, van der Waals forces उतने स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं. जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, van der Waals forces उतने स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर वेट, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है. इस फिफ्थ पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है और आपके यहां भी आ सकता है. फिफ्थ पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए. जरा पढ़ के देखो, मुझे उम्मीद है समझ में नहीं आएगा. जरा फिफ्थ पॉइंट पढ़ के देखो.
आया कुछ समझ? कितने बच्चों को 5th पॉइंट समझ में आया? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आता है। इसे जरा अब मैं समझाता हूं, फिर दोबारा पढ़ेंगे पॉइंट। कुछ याद है? C5H12 के हमने 3 चेन आइसोमर्स बनाए थे। C5H12 की नॉर्मल पेंटीन, आइसोपेंटीन, न्यूपेंटीन। जब ये आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। जब आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। सुनो, जैसे जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपका बचपन नॉर्मल बीता है तो आप बात एकदम समझ जाओगी। कभी जब आप छोटे थे, ना समझ थे, और कभी आपको बहुत ठंड लगी हो, तो आप क्या करते थे? अपने आप को बॉल की तरह गोल बना लिया करते थे। किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ाई थी आपको, बट आप जैसी ठंड लगी, बहुत ज्यादा ठंड लगी, वो तो बॉडी की लिमिटेशन है, बिल्कुल ही बॉल बना लेती। क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा आप अपने आप को स्फेरिकल कर लोगे, आपका सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस कम होगी, ठंड कम लगेगी। ध्यान रखना, जितनी भी गिवन शेप है उसमें स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा। जितनी भी गिवन शेप है उसमें स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। देखो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता चला जाएगा। मॉलिक्यूल के स्फेरिकल होने से उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होगा। वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स वीक हो रहे हैं। वंडरवॉल फोर्स वीक हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन मारने लायक क्वेश्चन है। देखो जरा, मैं लिख देता हूं साइड में, मोर ब्रांचिंग, more spherical character, less surface area, weak vulnerable forces, low boiling point. सारी बात कवर हो गई। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, वंडरबल फोर्स वीक हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और लिख लेना, चलो पहले से नोट कर लो, आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब आप, मैं बार बार पता है कितने दिनों से बात रियलाइज करा रहा हूं, आप क्लास के अंदर बैठे हो, सारी बात समझ में आती है, छुट्टी मारते हो अपनी वजह से, फिर दिक्कत होती है आपको। आप जो कितना भी पॉइंट पढ़ा रहा हो, सारी बात समझ में आ रही है। अब कोई बच्चा क्लास में ना बैठा हो, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकता, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ सकता, रिकॉर्डिंग भी टाइम पे नहीं देख सकता, या फिर रिकॉर्डिंग भी भगा भगा के देखेगा, फिर क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। अरे कम से कम लाइफ में एक ही चीज, अभी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तो पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर। एक पॉइंट लिख लेना, मोर बॉलिंग पॉइंट लेस वोलेटाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वोलेटाइल मतलब जिनकी वेपर्स बनती है, जिसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी वेपर्स कम बनती है, ध्यान रखना। मोर बॉलिंग पॉइंट लेस वोलेटाइल, लेस बॉलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल। इस पर क्वेश्चन आता है आजकल। आजकल बॉलिंग पॉइंट ना पूछकर पूछ लेते हैं वोलेटाइल कैरेक्टर। तो बच्चों को लिंक ही नहीं पता होता बॉलिंग पॉइंट और वोलेटाइल कैरेक्टर का लिंक क्या है। मोर बॉलिंग पॉइंट लेस वोलेटाइल, लेस बॉलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया पूरा, देखो।
देखो, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर मॉलिक्यूलर वेट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और फिर लार्ज सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर वैन डेर वाल्स फोर्स इज मोर बॉइलिंग। सारी बात क्लियर हो गई। अब जरा पॉइंट पढ़ के देखो, पॉइंट नंबर 5 बोर्ड पे लिखा हुआ, पढ़ के देखो। तब आधा आधा समझ में आ रहा होगा, अब पूरी बात समझ में आएगी, पढ़ के देखो। बोलो, बात समझ में आ गई? लैंग्वेज समझ में आ रही है? केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाओ। एक पॉइंट बात याद आएगी, पैराफीन। हमने एल्केन्स के लिए एक वर्ड यूज किया था, पैराफीन का मतलब लेस रिएक्टिव। पैराफीन का मतलब लेस रिएक्टिव। जो एल्केन्स होते हैं लेस रिएक्टिव। एज ऑलरेडी मेंशन, alkanes are generally inert towards acid, bases, oxidizing and reducing agent. However, they undergo the following reaction under certain condition. Substitution reaction. Substitution का मतलब जानते हैं? मॉलिक्यूल में से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हट जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा। अब देखो, हेलोजनेशन है, पहला पॉइंट है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब एच हटेगा और हेलोजन आ जाएगा। एच हटेगा, हेलोजन, हेलोजन मतलब ClBr+i। इसी बात को बोलेंगे हेलोजनेशन। क्या लिखा जरा देखो, हेलोजनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो रिएक्शन करने से है, और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। या तो हाई टेम्परेचर या सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। दीज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां एल्केन का हाइड्रोजन एटम हटेगा और उसकी जगह कोई और आएगा तो उसे क्या नाम देंगे? सब्स्टिट्यूशन। एज एन एग्जाम्पल, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज गिवन लो। आप देख लो, बड़ी सिंपल रिएक्शन। देखना बच्चों वाली इक्वेशन, देखना CH4+Cl2, H हट गया। बोर्ड पर देखो, एक बार में क्लियर। बोर्ड पर देखो, H हट गया पहले वाले में, H की जगह कहा आ गया? Cl। फिर H हट गया दूसरी वाले में, फिर H की जगह Cl आ गया। तीसरी वाले में फिर H की जगह Cl आ गया। चौथी वाले में फिर H की जगह Cl आ गया। एक एक करके हटा के दिखा रखा। बताओ, कर सकते हो? कोई टफ वाली बात तो नहीं है। H हट रहा है, Cl आ रहा है, H हट रहा है, Cl आ रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो रही है। लिख के प्रैक्टिस करनी है या कर लोगे? देख लो, कर लोगे। H हटेगा, Cl आ जाएगा, H हटेगा, Cl आ जाएगा। नीचे जैसे इथेन दे रखा है, इथेन, एक H हटा के एक Cl लगा दिया। एक बात मैं बोलता हूं, बड़ी जबरदस्त बात है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगी। क्या बात बोलता हूं, जरा सुनना ध्यान से, ऐसी दिमाग में बिठा लेना जैसे बोल रहा हूं, ज्यादा मॉडिफाई मत करना। वैसे तो वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट आयोडीन के कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव। वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट आयोडीन के कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट से बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट आयोडीन के कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं।
हाँ जी बोलिए, बात क्लियर? अभी देख तो लो जरा। चलिए, बाकी रात को मिलते हैं 10 से 11। कोशिश करेंगे आज एल्कीन खत्म हो जाएगा हमारा, फिर आने वाले 2 दिन में एल्कीन कवर करेंगे। कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करे, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है।